संस्थान में 35,440 करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की शुरुआत की। इनमें पीएम धन धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर मिशन दलहन शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की मुख्य योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना है, जिसका कुल परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादक बढ़ाने, फसल विविधीकरण और आपको बता दें को बढ़ावा देना है, साथ ही टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण सुविधाओं में सुधार करना है। साथ ही 100 चिन्हित जिलों में सिंचाई और व्यवस्था और ऋण सुविधा को भी सुलभ बनाना है। तो वहीं आपको बताते चले इन परियोजनाओं में खास क्या है। असम में आईवी प्रयोगशाला राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, वहीं मेसाड़ा में इंदौर और आपको बता दें दूध पाउडर, तेजपुर में मछली चारा यंत्र और आपको बता दें परियोजनाओं में और क्या खास, जहां बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में एक खास असम और आईवी प्रयोगशाला, मेसाड़ा, इंदौर और भीमा में दूध पाउडर। तो मैं आपको बताते चलिए 24,000 करोड़ की इन योजनाओं में पीएम धन धान्य कृषि योजना भी शामिल है। साथ ही इन परियोजनाओं में खास क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मेसाड़ा, इंदौर और भीमवाड़ा में दूध पाउडर, तेजपुर में मछली चारा यंत्र योजना के अंतर्गत, वहीं बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृषम गर्भाधान परीक्षण केंद्र और असम में आईवीएफ प्रयोगशाला। आपको बताते चले इन परियोजनाओं में खास इसका उद्देश्य आपको बताते चले कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और पंचायत एवं प्रखंड सर आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के दो महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को
अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। वही खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में एक विशेष कृषि कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10-11 वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि विकास दर में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ देश में क्रय शक्ति भी बढ़ी है, जिसका असर खपत पर भी पड़ा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के जरिए किसानों को सरकार की योजना और कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास से अवगत भी कराया। के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। लेकिन केवल 2 बातें। एक, दालों का आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल क्रय शक्ति बढ़ी है तो हर व्यक्ति पोषक आहार ग्रहण करना चाहता है। उस बढ़ती हुई खपत के कारण दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में ही सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन भी लॉन्च होगा। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों। ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता, उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना
11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। एआईएफ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ के, मुझे बताते हुए खुशी है किसान भाइयों, 1,17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो गई, कहीं पे काम हो गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स सब खड़ी हुई है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का ही परिणाम है। और तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, सीटों को लेकर हर जगह रार है। एक तरफ चिराग माने तो मांझी रूठे हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों की लगभग सहमति बन चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई कोर ग्रुप के प्रमुख सदस्य समेत कई लोग शामिल हुए। बिहार एनडीए में सारे नेता आपको बता दें कि दिल्ली में मौजूद है। जेपी नड्डा के घर पर बिहार कोर ग्रुप की बैठक हुई है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है। वहीं जबकि चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। वहीं सीटों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि पीयूष, मैं जानना चाहूंगी सीटों को लेकर कितनी सहमति अभी तक एनडीए में बन चुकी है और कितनों पे मतभेद है? देखिए, लगभग सहमति बन चुकी है जी पीयूष। और पेच फंसा है जो लगभग जो है 70-80 सीटों को लेके जी, और उसको लेके ही थोड़ी सी ये है कि किसको कितनी उसमें कौन सा हिस्सा किसे को मिलेगा, वो लेके पेच फंसा हुआ है जी। और मोटा मोटी ये है कि जैसे जीतन राम मांझी जो है उनकी आज मुलाकात हुई नड्डा से, तो वो कहीं न कहीं तैयार हो गए हैं और चिराग पासवान भी जो है वो तैयार हो गए हैं। जो फॉर्मूला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सजेस्ट किया है। तो अब मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से शुरू में तो ये था कि लगभग 70-80 सीटों में मामला था, लेकिन अब जाके जो है वो कम से कम जो ऐसी 35 सीटें हैं जिन पे जो है मंथन चल रहा है और उसी को लेके जो है कि हर पार्टी जो है इनके जो घटक दल हैं वो अपने अपने हिस्से में चाहते हैं, अपने कैंडिडेट को चाहते हैं। तो वो फाइनल होगा। मुझे लगता है कि अभी तक तो खबर आई नहीं है, इसकी डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे में वो पूरी संभावना है कि वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो पहले लग रहा था कि और था भी कि चिराग पासवान जो अपना भाव ले रहे थे, बड़ी बड़ी बातें 50 सीटों की 60 सीटों की बात कर रहे थे। मांझी जो है वो भी बात कर रहे थे कि 15 से कम तो हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो वो कहीं न कहीं अब वो भी अब अपने उस लाइन में आ रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तभी वो सीटें हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बिहार का मल्टीपोलर चुनाव है। बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से दल हैं। आप देखिए, प्रशांत किशोर एक अलग चुनौती दे रहे हैं और तो इस तरीके से इस बार का चुनाव बहुत ही जो है एक कॉम्प्लेक्स चुनाव होगा। इसमें फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा। तो विनेबिलिटी जो है, किसका कैंडिडेट जीत पाएगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसको लेके जो है कि बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम भी लग रहा है। इस बार एनडीए को भी अपनी लिस्ट बीजेपी को फाइनल करने में इतनी मशक्कत कभी नहीं करनी पड़ी थी। तो इस बार जो घटक दल का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बिना उनकी भी नैया पार नहीं होगी घटक दलों के बिना, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना चाहती है। और जेडीयू जो है, जेडीयू को वो कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू कहीं नहीं वो अपने हिसाब से वो सीटें लड़ने पे आता है। वो तो 150 सीटों तक की मांग कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि 101, 102 पे जो है कि एक समझौता होने जा रहा है। तो अब लगभग मामला तय है और नहीं तय होगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। जी पीयूष, जी मैं जानना चाहूंगी पीयूष, क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच अब भी कोई नाराजगी बनी हुई है?
नहीं, देखिए जो खबरें आ रही है कि वो सारी नाराजगी जो है अब दूर कर दी गई है जी। और दोनों ने ही जो है कहीं न कहीं कोई समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है जी। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि नाराजगी थी। देखिए एक तेवर दिखाने पड़ते हैं, आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आप एक अपना दावा ठोकते हैं कि हमको भाई इतना है, हमारा जनाधार ये है और हम इतनी सीटें ला सकते हैं जी। और तो आपको बड़ा आंकड़ा देना पड़ता है, तो नेगोशिएशन होता है, उसमें घट के फिर चीजें आती हैं, तो एक बीच का रास्ता निकलता है, न तुम्हारी न मेरी, तो एक बीच का रास्ता। तो मुझे लगता है वो रास्ता जो है बीच का वो तय किया जा रहा है और लगभग वो तय हो गया है। और अब वो नाराजगी जो हम लगातार खबरों में देख रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ दिया, वो अपना अलग पूरे जो है कि 245 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो उनके पास इतना जनाधार नहीं है, उनके पास इतने कैंडिडेट नहीं है। पिछला चुनाव भी वो बीजेपी के बैकिंग से ही लड़े थे जब जेडीयू को नुकसान किया था उन्होंने। तो ये सब एक खबरें चलाई जाती हैं ताकि आपकी एक आपका जो है कि भाव बढ़े उसमें जी। और आप बहुत बार्गेन बहुत कर धन्यवाद पाएं। पीयूष आपकी तमाम जानकारी के लिए। अरे एकदम स्वाभाविक है, सब पे वार्ता चल रही है, सब चल रहा है। के द्वारा लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो बीजेपी कितने सीट पर मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है, वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। आए हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी उसमें रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पूरा एनडीए परिवार एक है। रहा कुछ समस्या है जिसके निदान के लिए सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है सभी एनडीए के नेतागण। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेगी। तो वही खबर नागपुर से है, जहां राष्ट्र संत तुकड़ीचंद महाराज की पुण्यतिथि से अवसर पर नागपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नागपुर विद्यापीठ द्वारा किया गया, वहीं जिसमें देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्र संत तुकड़ीजी महाराज से, आपको बताते, विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्र संत महाराज का मानना था कि कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय के नहीं बल्कि अपने गुणों से महान होता है। स्वाभाविक रूप से उनको अभिवादन करने के लिए आज नागपुर विद्यापीठ ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। राष्ट्र संत का नाम हमारे यूनिवर्सिटी को है और इसमें 2 विश्व रिकॉर्ड हुए हैं। जो स्वर्गीय तुकड़ोजी महाराज थे, उन्होंने जनता का प्रबोधन किया,
समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, मानवता और स्वच्छता, ये उनके अभियान के विषय थे। उनको बहुत बड़े प्रमाण पर मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए, ये उनका भाव था। और यही भाव उन्होंने मराठी में जो गीत तैयार किया है कि या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, यही भाव है। और ये आज करीब विश्व रिकॉर्ड करके हमारे विद्यार्थियों ने जो गाया है, ये भाव विद्यार्थियों के मन में जाकर उनका व्यक्तित्व इसी प्रकार का तैयार होगा। और ये विश्व विक्रम आज हुआ है। 2 विश्व विक्रम के लिए हमारे राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी के हमारी वीसी, हमारे प्राध्यापक, सभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और विद्यार्थी विद्यार्थिनियों का विश्व रिकॉर्ड के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर नवनिर्मित यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। वैष्णव ने बताया कि सुविधा केंद्र में यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी और स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन के अंदर स्थित सभी टिकट काउंटरों को इस केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए संचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, 150 से अधिक शौचालय और पेयजल डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। वैष्णव ने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्टेशनों पर भी इसी प्रकार की सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। न्यू दिल्ली स्टेशन पे पैसेंजर्स का व्यवस्थित तरीके से मूवमेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, यात्री सुविधा केंद्र बहुत बड़ा एरिया बनाया है, जिससे कि पैसेंजर्स जब आते ही सबसे पहले यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है, करीब 150 से अधिक मेल टॉयलेट्स, 150 से अधिक फीमेल टॉयलेट्स, अच्छा आरओ पानी, प्योरीफाइड पानी, वो सब की व्यवस्था की गई, अच्छे फैंस की व्यवस्था की गई। बड़ा एरिया एक हो गया है, जिससे कि आके आराम से यहाँ पे वेट कर सके। अंदर के जितने टिकटिंग के काउंटर्स हैं, उन काउंटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। तो जो भी पैसेंजर्स आएंगे, अगर उनके पास पहले से रिजर्व टिकट है तो वो डायरेक्टली 16 पे जाएं। जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग यहाँ आके अपना टिकट खरीदें और टिकट खरीद के व्यवस्थित तरीके से अंदर जाएं। ओवरऑल को इस तरह की व्यवस्था बनी है जिससे कि पैसेंजर्स को सडन रश ना होना पड़े। एफओबी पे हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे गाड़ी के अंदर घुसने के समय हो, एक व्यवस्थित तरीके से अंदर जा सकें, वैसी व्यवस्था की गई है। मूवमेंट के लिए बहुत सारी रेलिंग्स और उनका मूवमेंट एक फ्लो प्रॉपर हो, वो व्यवस्था भी बहुत तरीके से सोच के की गई है। काफ़ी इसमें माइंड अप्लाई किया है टीम्स ने, राइट्स की टीम ने, आरएलडीए की टीम ने, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न और डीआरएम दिल्ली की टीम ने, सबने, रेलवे बोर्ड की टीम ने, सबने बहुत अच्छा इसमें माइंड एप्लीकेशन करके इसको पूरा व्यवस्थित किया गया है। देश भर में ऐसे करीब 76 स्टेशंस हैं जिस पे बहुत रश रहता है। उन सब पे यहाँ के एक्सपीरियंस के बाद में उन सब में इसी तरह की परमानेंट व्यवस्था की जाएगी। 2-2.5 साल, करीब 3 साल पहले पहली बार टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी। उससे जो लर्निंग्स हुई, लर्निंग से सीख के नई व्यवस्थाएं की गई है। आशा है कि ये जो दिवाली और छठ का फेस्टिवल सीजन रहेगा, इसमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आनंद विहार में भी कैपेसिटी बढ़ाई गई, 2 नए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए। सफदरजंग में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल शकूर बस्ती में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल दिल्ली के कई स्टेशंस में नए प्लेटफॉर्म्स और नई व्यवस्थाएं की गई, जिससे कि एक तरीके से जो पैसेंजर्स का मूवमेंट है वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होके डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।